पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। उन लोगों की तादाद देखकर दिल पर खौफ व दहशत तारी हो रही थी। फिर हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए और वही हुआ जिसका खदशा था। उन्होंने हम पर नेदों की बारिश शुरू कर दी। बेशुमार नेदे कश्ती के ऊपर गिरे और बेशुमार हमारे सरों पर से गुजर गए। शुक्र है कि कोई नेदा कारगर नहीं हुआ था। उसकी वजह यह थी कि हम कश्ती में झुके हुए थे और राइफलें संभाले बैठे थे। मिस्टर थेडोर ने कहा कि मैं बिला वजह इन लोगों का कत्लेआम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक वहशी सिफत जंगली हैं और अपनी आदत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। पहले हवाई फायरिंग करके देखो, अगर इनका जोर टूट जाता है तो ठीक है, वरना मजबूरन हमें इनके निशाने लेने होंगे। हमने यही किया। इस दौरान वहशी जोश के आलम में दरिया में कूद पड़े और पानी के बहाव पर तेज़ रफ्तारी से हमारी जानब आने लगे। हमने हवाई फायरिंग शुरू कर दी तो धमाके सुनते ही साहल पर खड़े लोग वापस भाग निकले। जो पानी में उतरे थे अपनी जगह रुक गए और फिर किनारों की जानब तैरने लगे। हम मुसलसल हवाई फायरिंग करते रहे और चंद ही लम्हात के बाद उनका नामो निशान भी गायब हो गया। थेडोर के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, शुक्र है कि हमें उनकी ज़िंदगियां ना लेना पड़ी। बहरतौर हम उन वैश्यों के चुंगल से निकल आए थे और उसके बाद काफ़ी हद तक पुरसकून हो गए। कश्ती अब उस इलाके से बहुत दूर निकल आई थी और जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, दरिया का पार चौड़ा होता जा रहा था और बहाव में भी सुस्त रफ्तारी सी जारी थी। यहाँ तक कि कश्ती बिल्कुल सुस्त हो गई और हमें चप्पू संभालने पड़े। एक छोटा सा टैलर माजजेरा उस तरह सामने आ रहा था जैसे उसने दरिया का रास्ता रोक लिया हो। मैंने हैरत से थेडोर की तरफ देखा तो थेडोर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस टैले के दूसरी जनब बोनीटो आबाद है। मेरे मुंह से एक लम्हे के लिए हैरत से खुल गया। चंद लम्हात खामोश रहकर मैंने पूछा, लेकिन मिस्टर थेडोर, क्या ये टैला दरिया का रास्ता रोक लेता है? नहीं, यहाँ से दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर यकजा नहीं होता, बल्कि दो मुख्तलिफ सिमतों को निकल जाता है। हमें बाएं सिमत चलना है और जो ही हम टैले के दूसरी तरफ पहुँचेंगे, बोनीटो की सरजमीन शुरू हो जाएगी। मैंने एक अजीब सी सनसनी महसूस की, क्योंकि जो कहानी थेडोर ने मुझे सुनाई थी वो अभी मेरे ज़हन से महू नहीं हुई थी। बहरहाल थेडोर की हिदायत के मुताबिक हमने कश्ती को टैले के पास से बाएं सिमत काट लिया और उसे खींचते रहे। थोड़ी देर के बाद कश्ती किनारे से जा लगी। यहाँ हमने उसे खुश्की पर खींच लिया और नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। थेडोर को हर चीज़ को गहरी निगाहों से देख रहा था। रेडबून और सलीता भी खामोश थीं। दोनों कमाल की लड़कियां थीं और उनमें से एक भी बोलना नहीं जानती थी। थेडोर चंद लम्हात हालात का जायज़ा लेता रहा, फिर बोला, काफ़ी तब्दीलियां हो गई हैं यहाँ। पहले दरिया के इस किनारे पर आबादी थी, लेकिन अब ये आबादी वीरान पड़ी है, पता नहीं क्यों। मैंने कोई जवाब न दिया और मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। सराय आज़म का ये इलाका भी दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ नहीं था। उजाड़, वैरान मैदान और उनके अख्ताम पर कहर से ढकी हुई पहाड़ियाँ, सरमई धुंधल के धुआं सा चारों तरफ फैला हुआ था। थेडोर किसी कदर उलझा हुआ नज़र आ रहा था और हम उस मैदान में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर दफत नहीं कुछ हुआ। ज़मीन ने अचानक इंसान उगलना शुरू कर दिए और ये सारे के सारे वहशी इंसान थे, गहरे स्याह रंगों के मालिक, और अफ्रीका की रवायत के मुताबिक उनके चेहरे इंतहाई खौफनाक थे और वो जानवरों की खालों से अपना बदन ढके हुए थे। उनकी सफ़ेद आंखें सफ़ेद थी, लेकिन उनमें दोस्ती का अंदाज नहीं था। सबसे हैरान कौन बात यह थी कि वह अचानक की ज़मीन से निकले थे और ये समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने अपने नेज़े सीधे कर लिए और हमें घूरते हुए हमारे करीब पहुँच गए। फिर हमें उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उनमें से एक आगे बढ़ने का इशारा किया। थेडोर आहिस्ता से बोला, कोई तर्ज ना करना, आगे बढ़ते रहो। यहाँ की तब्दीलियाँ मेरे लिए हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन फ़िक्रमंदी की बात नहीं। आगे चलकर जब हम सैली के पास पहुँचेंगे तो सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी।
थेडोर के ये अल्फाज न जाने क्यों मुझे खोखले खोखले से लगे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खुद उसका जहन भी इस सिलसिले में साफ है या नहीं। क्या उसकी मर्जी के मुताबिक मामला नहीं हुआ? फिर हम आगे बढ़ते रहे और उन पहाड़ों के दामन में पहुंच गए। उस पहाड़ के दूसरी जानब एक बहुत वसी मैदान झोंपड़ों का शहर आबाद था। मकामी बाशिंदे नेज़े हाथों में थामे उन झोंपड़ियों के दरमियान चल फिर रहे थे और हमें भी एक झोंपड़ी के दरमियान में ले जाया गया जिसके अतराफ अहाता बना हुआ था और फिर हम चारों उस अहाते में धकेल दिया गया। अहाते की दीवारें कच्ची मिट्टी और छत घास फूस से बनी हुई थी। अहाते में धकेल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया जो घास फूस का बना हुआ था लेकिन बहुत मजबूत था। हम परेशानी से इधर उधर देखने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मिस्टर थेडोर से पूछा, इनका रवैया तो अच्छा नहीं। ज़ाहिर है बैरूनी लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जाता होगा, अलबत्ता उनमें से कोई नहीं जानता होगा कि हम लोग हैं क्या चीज़। वो लोग ये बात कैसे मानेंगे? मैं किसी ऐसी शनासा शक्ल का मुंतज़िर हूँ जिससे मैं सैली बोन के लिए पैगाम दे सकूँ। मैं खामोश होकर थेडोर की सूरत देखने लगा। ना जाने क्यों दिल अंदर से कह रहा था कि यह सब बेहतर नहीं है और कोई गड़बड़ हो गई है। एक और ख्याल भी मेरे जहन में आया था। थेडोर के बयान के मुताबिक सैली बोन से उसे जुदा हुए तवील तरीन अरसा गुजर चुका है। क्या उसके ख्याल के मुताबिक सैली बोन जिंदा हो गई और क्या वो अपनी बेटी को पहचान कर सारे हालात दुरुस्त कर देगी? हो सकता है कि सैली बोन जिंदा ना हो और अब यहाँ रेड बोन की ज़रूरत ही महसूस ना की जाती रही हो। और मैंने फिर यही सवाल थेडोर से कर दिया। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो तशवीश से बोला। मुझे थेडोर पर इंतहा का गुस्सा आया। जी चाहा कि उसका जबड़ा तोड़ दूँ। जब ये इम्कानात थे तो उसने ये अहमकाना हरकत क्यों की थी? लेकिन फिर मुझे उसके कुछ और अल्फाज भी याद आ गए। ज़ाहिर है कि वह अपनी मर्ज़ी से इन इलाकों में नहीं आया था। बेशक उसने इस सिलसिले में कार्रवाई की थी, लेकिन अब यह भी मुमकिन नहीं था कि सब कुछ उसकी के मर्ज़ी के मुताबिक ही हो। बहरतौर अब जो कुछ होगा वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। पूरा दिन गुजर चुका था और रात की तारीकी फ़िज़ाओं पर मसलत होती जा रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मैं खुरदरी ज़मीन पर लेट गया। दिमाग और बदन चटक रहे थे। ना जाने कब मुझे नींद आ गई। गालबन सुबह होने वाली थी। सारी रात उसी तरह गुजर गई थी। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी। मैंने उठकर इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो कुर्बो जवार के मनादर मेरी निगाहों में वाज़े होने लगी। मैंने गोशे में सोलिता को देखा जो अहाते की दीवार से टेक लगाए बैठी कुछ सोच रही थी, लेकिन रेड बोन और थेडोर मौजूद नहीं थे। पूरे अहाते में निगाहें दौड़ाने के बावजूद वो मुझे नज़र नहीं आए और मेरे अंदाजे में किसी कदर हैरानी पैदा हो गई। लेकिन ये इस कदर अहम बात भी नहीं थी। हो सकता है कि थेडोर अपने मकसद की तामील के लिए चला गया हो। रेड बोन की गैर मौजूदगी में भी यह ज़ाहिर करती थी कि उसने किसी से राब्ता कायम कर लिया है। लेकिन सोलिता कुछ परेशान सी नज़र आ रही थी और मुझे देखकर उसने होंठ खोले, लेकिन फिर खामोश हो गई। मैं खुद ही अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक पहुंच गया था। तुम्हारी जहनी कुव्वतें अब भी वापस आई है या नहीं? मैंने किसी कदर तंज़िया अंदाज में कहा। उसने मुझे देखा और खामोश रही। गूंगी लड़कियों को देखकर मेरा दिल चाहता है कि उनकी गर्दन दबा दूं। मैंने फिर कहा। सोलिता ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। ए मैडम सोलिता, अब कहीं आप रोना ना शुरू कर दें। खुदा के लिए मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। मैं बड़ा सितम रसीदा इंसान हूँ। ज़िंदगी मुझ पर बार बन गई है और अगर आपने रोना धोना शुरू कर दिया तो दर हकीकत मैं खुदकशी के अमकानात पर गौर करूँगा। सोलिता बदस्तूर चेहरा छुपाए बैठी रही। मैं जानता था वह कुछ नहीं बोलेगी और थेडोर की वापसी का इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई। वैसे महज़ब दुनिया के लोग होंगे, महज़ब सरजमीन के बाशिंदे। थोड़ी सी अखलाकियात सब में होती हैं और ये लोग अखलाक से आरी नहीं थे। गालबन 20 घंटे के फाके के बाद उन्हें हमारे खाने पीने का ख्याल आया था। चुनाचा चंद मकामी अफराद खाने पीने की अशिया हमारे सामने रख कर चले गए। वही दूध फल वगैरह थे जिन्हें जहर मार करना पड़ा। सोलिता ने अलबत्ता कुछ नहीं खाया था और उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मैंने यहाँ मुलायमत से काम लिया, जल्लाहट अपनी जगह, लेकिन सोलिता का कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था और मैंने बाइस्तगी से उसे कहा, सोलिता, अगर तुम मिस्टर थेडोर के लिए परेशान हो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हें यहाँ आने का मकसद मुशर्रफ ही है और यकीनी तौर पर मिस्टर थेडोर उन लोगों से गुफ्तगू शुनीद करने गए होंगे और अब इस कबीले की बेटी उनके हवाले कर देंगे और हमें यहाँ बेहतरीन मराआत हासिल हो जाएंगी। रेड बोन की मुकम्मल हकीकत कम अज़ कम तुम्हें तो मालूम होगी, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सोलिता ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बहर तौर मैं उसे दूध पिलाने में कामयाब हो गया। फिर शाम हो गई और रात के खाने की शायद ज़रूरत नहीं महसूस की गई। अच्छा अंदाज था उन लोगों का, कम अज़ कम डाइटिंग ही हो रही थी, हालांकि हमारे लिए इसकी गुंजाइश नहीं थी।
तवील अरसा हो गया था कोई ढंग की चीज़ खाए हुए, लेकिन मजबूरी का में सब्र करना होता है। रात गुजर गई, फिर दूसरा दिन। अलबत्ता उस दिन सुबह को फिर खाने पीने की अशियाँ पहुँची थी और उसके बाद रात ही को खबर ली गई और खाने में ये बेतरतीबी नोट कर ली गई थी। चुनाचे अब मैं कोई चीज़ वापस नहीं करता था, जितनी खाई बाकी वापस रख ली। थेडोर की मुसलसल गैर मौजूदगी से अब मुझे भी तशवीश होने लगी। रेडबून का भी कोई पता नहीं था। ये सूरत हाल भी इंतहाई परेशान कुन थी। अगर वह अपनी कोशिशों में नाकाम होकर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई तो मेरा क्या होगा? और फिर मिस्टर थेडोर की साहबजादी, जिनका दिमागी तवाज़ुन बज़ाहिर बिल्कुल दुरुस्त था, बस ये मिस्टर थेडोर ही का ख्याल था कि उनकी बेटी ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, उनका क्या होगा? इसी तरह चौथा और पाँचवा दिन भी गुजर गया। अब सुलीता पर दीवानगी सी तारी होने लगी थी। वो अमूमन अहाते के चक्कर लगाती रहती। रात को भी मैंने उसे सोते नहीं देखा। हालत मेरी भी गैर थी, लेकिन अब मेरे जैसे किसी इंसान का तज्जिया कर सकते हैं जिसकी कोई कल सीधी ना हो। हालात ने उसे ऊँट से ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। मैं भला अब परेशानी को क्या खातिर मिलाता? लातादाद मौके ऐसे आए थे जब मैं मौत का मुंतज़िर था, मगर ज़िंदगी किसी चील की तरह पंजों में दबोच कर ले गई और फिर किसी नई मुसीबत में ला फेंका। चुनाचा अहाते की ज़िंदगी मेरे लिए इस कदर बुरी नहीं थी। थोड़ी सी भाग दौड़ उसी अहाते में कर लिया करता था जो जिस्मानी वर्जिश के लिए काफ़ी थी। उस वक़्त भी रात हो गई थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा और अंधेरा तारी था। सुलीता एक गोशी में बैठी हुई थी और मैं उसके कुछ फासले पर ज़मीन पर लेटा हुआ था। मैं देर तक थेडोर के बारे में सोचता रहा और फिर थक कर आंखें बंद कर ली। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने एकदम उसकी कलाई पकड़ ली। सुलीता की कलाई थी और मैंने आहिस्तगी से कलाई छोड़ दी और सरगोशी के अंदाज में बोला, कोई बात है सुलीता? हाँ, उसकी आवाज़ सुनाई दी और मैं एकदम उछल पड़ा। यह आवाज़ सुलीता के मुंह से ही निकली थी और लहजा इंतहाई नगमा बार था। आंख में ठंडक सी उतर आई और कानों में घंटियाँ सी बजने लगी। मैं शशदर होकर उठ बैठा था। सुलीता, क्या तुम बोल रही हो? क्या मैं अपने कानों पर यकीन कर लूँ? ये तुम ही बोल रही हो? हाँ, उठो मंसूर, उठ जाओ, सुलीता ने कहा, मगर मैं तो पहले ही उठकर बैठ गया था। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी अब अरूज पर पहुँच चुकी हैं। अब हमें बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार नहीं करना चाहिए मंसूर। खुदा की पनाह, उस खूबसूरत आवाज़ और शस्ता लहजे को अब तक क्यों हलक में दबा रखा था? आखिर इसकी क्या वजह थी? बराह करम तंज की गुफ्तगू मत करो मंसूर। अब तुम्हारे सिवा कोई साथी नहीं रह गया है। यकीन करो सुलीता, तुम्हें बोलते देकर मुझे इतनी हैरत हो रही है कि बयान से बाहर है। मैं बोल रही हूँ और बोल सकती हूँ, मगर मैं जानबूझकर खामोश थी। और बरादर, इतना जानने के बाद, बराह करम इतना जानने के बाद इस बारे में मज़ीद सवालात मत करो। अब ये सोचो कि हम मिस्टर थेडोर की तलाश में क्या इक़दाम कर सकते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर तुम ये बता दो कि तुमने अब तक ये खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी थी, तो मेरी तमाम उलझनें रफ़ा हो जाएंगी और मैं बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत कर सकूँगा और इसका वादा करता हूँ। मंसूर, मेरा नाम सुलीता नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। खूब, फिर गालबन कलोपत्रा होगा। नहीं, मेरा नाम रेडबून है। क्या? और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हाँ, मेरा नाम रेडबून है और मैं इसी इलाके की बेटी हूँ। मैं सैली बून की रेडबून हूँ और मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़कर खोपड़ी से तकरीबन 2 फुट ऊंची लहरा रही थी। और सुलीता भी तो कफन फाड़ कर बोली, ये क्या हमाकत की बात है? ये क्या बकवास है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद वो कहने लगी, मेरी कहानी तुम सुन चुके हो। अंकल थेडोर मुझे यहाँ से ले गए और फिर उन्होंने मेरी परवरिश की, लेकिन उन्होंने ये अंदाज गालबन शुरू ही किया था कि दूसरे लोग ख़जाने के असूल के चक्कर में मुझ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चुनांचे उन्होंने एक वो बहुत अजीम इंसान थे मिस्टर मंसूर, और तुम उनकी ज़हनी अज़मत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी बात जाने दो। मैं तो अपनी इस बेतुकी ज़िंदगी का भी तसव्वुर नहीं कर सकता जो मैं गुजार रहा हूँ। तुम बोलती रहो। अंकल थेडोर ने यह महसूस करने के बाद कि मैं ख़तरे में घिरी हुई हूँ, उन्होंने अपनी बेटी सुलीता को रेडबून के हैसियत से मशहूर कर दिया और जानने वाले उसे रेडबून के नाम से जानने लगे। लेकिन जबकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी सुलीता का रूप दे दिया और मैं उनके ज़ेर साया परवान चढ़ने लगी, मगर उनकी बेटी सुलीता को इस घर से अलग मुख्तलिफ़ जगहों पर परवान चढ़ाया गया। उसके लिए इंतहाई बेहतरीन तरबियत का बंदोबस्त किया गया। अंकल थेडोर ने एक लंबी प्लानिंग की थी। वो मुझे सुलीता के हैसियत से मामूली अंदाज में परवरिश कर रहे थे और उनका मकसद ये था कि जो लोग सैली बून और बोनीटो ख़जाने से दिलचस्पी रखते हैं वो रेडबून की जानब भी मतवज्जा रहें और मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। और उसके लिए सुलीता को बेहतरीन तरबियत दी गई।
वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत आला किस्म की लड़की थी और यही कैफियत उसकी माँ की भी थी, जो मिस्टर थेडोर की बीवी थी और जिनका इंतकाल हो चुका था। रेडबून आतिशफशा बन गई और उसका हर फन में ताक होना उनके लिए इंतहाई कारआमद रहा और अंकल थेडोर उसके ज़रिए अपना खेल खेलते रहे। फिर जल ब्रादर वाला मामला सामने आया और अंकल थेडोर के तमाम खदशात की तस्दीक हो गई। उन्होंने सोलिता को रेडबून के सिए से दूसरों की निगाह से मफरूर करा दे दिया और इलाके का आधा नक्शा उनके पास महफूज कर दिया गया ताकि ये लोग मुसलसल उसके पीछे लगे रहें। उसके बाद की कहानी तुम्हें मालूम है। जल ब्रादर का पूरा गिरोह सोलिता को रेडबून समझकर उसके पीछे लगा रहा और मैं अंकल थेडोर के साथ ही रही। यहाँ तक का सफ़र भी इसी अंदाज में किया गया। अंकल थेडोर ने अपने जिगर के टुकड़े को मेरी वजह से मौत के दौर पर लगा दिया था और सोलिता मेरी वसीयत से जंगलों में भटकती फिर रही थी। ये मामूली काम नहीं था मिस्टर मंसूर। मेरी ज़ुबान इसलिए बंद कर दी गई कि बहर तौर मैं लड़की हूँ और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी तौर अपनी ज़ुबान खोल दूँ और मेरे मुँह से कोई ऐसा वैसा जुमला निकल जाए जो दूसरों के मेरे बारे में मशकूक कर दे। और ये भी एक बहुत तवील मुआहदा था जो मुझे करना पड़ा। और अब अंकल थेडोर रेडबून को लेकर इसलिए बाहर गए हैं कि किसी बाख्तियार शख्सियत को रेडबून के बारे में तफसीलात दें। उन्होंने इस वक्त भी ये रिस्क नहीं लिया कि मुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे उनकी तवील गुमशुदगी उनके लिए किसी खतरे का बायस बन गई हो। वो यकीनन किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं, वरना इतना अरसा वो मुझे नज़रअंदाज नहीं करते। मिस्टर मंसूर, अब बराह करम कुछ करो, वरना हम यहीं घुट घुट कर मर जाएंगे। मैं अब अपनी असली हैसियत को मसरे आम पर ले जाना चाहती हूँ। ये अजीबोगरीब कहानी मेरे लिए बासे हैरत थी। वाकई इस सिलसिले में मिस्टर थेडोर ने बड़ी अजमत का सबूत दिया था, लेकिन मुझ जैसा मजबूर, बेबस और बेकस आदमी भला इसमें क्या कर सकता था। और दफ़तरी मैंने चौंक कर रेडबून या साहब का सोलिता से पूछा, लेकिन एक बात और बताएंगे आप मुझे? क्या मिस्टर थेडोर की बेटी सोलिता यानी वो जो रेडबून बनी हुई थी गूंगी थी? नहीं, उसने आला दर्जे की तालीम हासिल की है, लेकिन रेडबून बनने के उसे भी अपनी ज़बान बंद रखनी पड़ी। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया तो वो लड़की जिसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया और मुझसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती थी, गूंगी नहीं थी और उसने जानबूझकर अपनी ज़ुबान बंद रखी थी। ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा और इस कदर खलूस करने के बावजूद उसने मुझे अपना राजदार नहीं बनाया और ये उनसियत नहीं थी। मतलब यह है कि उसके ज़हन में मेरे लिए फ़रेब मौजूद था। न जाने क्यों तबीयत की तरफ से कुछ बददिली हो गई। बहरहाल इस कहानी ने जहन पर जो असरात मरतब किए वो आसानी से ज़ायल होने वाले नहीं थे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा और फिर मैंने कहा, मगर रेडबून, अब क्या किया जाए, तुम बताओ। किसी तरह यहाँ से निकल कर ये मालूम करना होगा कि अभी तक अंकल थेडोर कामयाब हो सके या नहीं। क्या मेरी माँ जिंदा नहीं है? क्या मेरा बाप मौजूद नहीं है यहाँ? ये बातें मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही हैं। बहुत अरसा गुजर गया मिस्टर मंसूर, बहुत तवील अरसा बीत गया और यहाँ कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। कहीं ये तब्दीलियाँ अंकल थेडोर के लिए मुसीबत का बायस तो नहीं बन गई? ये तो सब ठीक है, मगर फ़र्ज़ करो तुम्हारी माँ सैली बोर्न जिंदा है, तुम्हारा बाप भी मौजूद है, तो हमारे पास इस बात का क्या सबूत होगा कि तुम रेडबून हो? ओहो, ये बहुत आसान बात है। वो कैसे? मैं अपनी माँ की 100% हम शक्ल हूँ। इसके अलावा मेरी पुश्त पर मेरे कबीले का निशान मौजूद है, जो सोलिता की पुश्त पर नहीं। अगर मेरी माँ मुझे देखेगी तो फ़ौरन मुझे पहचान लेगी। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। असल काम ये है कि हम ये पता लगाएं कि यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं और अंकल थेडोर कहाँ गायब हो गए। फ़र्ज़ करो हमारे निकलने के बाद अगर मिस्टर थेडोर यहाँ पहुँचे तो फिर क्या होगा? अगर वह मेरी माँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए होते तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। यकीनी तौर पर कोई गड़बड़ हुई है और अब हमें हर कीमत पर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं किसी तरह अपने माँ तक पहुँचने में कामयाब हो गई तो फिर सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी और हम अंकल थेडोर को भी तलाश कर लेंगे। लेकिन यहाँ से निकलने का मसला ही तो सबसे टेढ़ा है। आखिर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ? तुम कैसे मर्द हो मिस्टर मंसूर? मर्द तो बहुत कुछ कर दिखाते हैं और तुम आज तक कुछ भी नहीं कर सके। मैं जैसा मर्द हूँ मैं ही जानता हूँ। अब आपको क्या बताऊँ मैडम रेडबून? और मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने कुछ ना किया तो फिर मजबूरन मुझे ही मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। अंकल थेडोर ने मेरी जिस तरह हिफाजत की है मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहती, वरना मैं भी बुज़दिल नहीं हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। खुदा के लिए फ़ौरन ही कोई कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी खतरे में न डाल देना। थोड़ा सा सब्र कर लो, हो सकता है मुझे कुछ सोचने का मौका मिल जाए। रेडबून खामोश हो गई और मेरा सर अब भी चकरा रहा था।
यह हकीकत तस्लीम करने को दिल नहीं चाह रहा था कि सोलिता रेड बून है और रेड बून सोलिता, और असल सोलिता भी बोलना जानती है। लेकिन इतने अरसे तक मेरे साथ खामोश रही। कम वक्त ने एक बार भी तो जुबान से आवाज़ नहीं निकाली थी। लेकिन ये लड़कियां, खुदा इन्हें गारत करे, कभी सच बोलती ही नहीं। ज़रूरत पेश आई तो किस तरह जुबान खोल दी और मैं दिल ही दिल में दांत पीसता रह गया। लेकिन अब ये तशवीश भी दामनगीर हो गई थी कि आइंदा क्या होगा। अगर वाकई रेड बून के मुताबिक मिस्टर थेडोर किसी मुसीबत में फंस गए तो ये मुसीबत मुझ तक पहुंचने में कितनी देर लगाएगी, और कुछ न कुछ तो होगा ही। ये लोग कब तक हमारी परवरिश करते रहेंगे, सूरत मालूम नहीं। हाल जानना वाकई बेहद ज़रूरी था और उसके लिए हाथ पाँव हिलाए बगैर कोई चारा कार नहीं था। लेकिन हाथ पाँव हिलाने का नतीजा मैं अच्छी तरह जानता था। न जाने कब तक मैं इसके बारे में सोचता रहा और रेड बून ने इसके बाद मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता मैं आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में उसकी सूरत देखने की कोशिश करने लगता था, और यह खामोश लड़की किस कदर कफन फाड़ कर बोल पड़ी थी, और बोली भी तो ऐसा जिसने दिमाग की चूल्हे हिला कर रख दी। बहरहाल कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। बाहर की आवाज़ें मुसलसल महसूस हो रही थी, और जिससे यह अंदाज़ा होता था कि ये लोग हमारी निगरानी से गाफिल नहीं हुए हैं। रात गुजर गई। सुबह को फिर हमारा नाश्ता आ गया और मैंने दिन की रोशनी फूटते ही रेड बून का चेहरा देखा। आज सोलिता एक जहनी तौर पर बीमार लड़की रेड बून बन गई थी, और कैसी अजीब कहानी थी, नाकाबिले यकीन। लेकिन इस लफ्ज़ के तस्वर ही से अब मुझे चिढ़ होने लगी, और कौन सी बात नाकाबिले यकीन हो सकती है। मैंने आहिस्ता से उसे कहा, रेड बून नाश्ता कर लो, ये हमारी जिस्मानी बका के लिए ज़रूरी है। अब मैं अंकल थेडोर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बेनतीजा कार्रवाई करने से क्या हासिल। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें अब ज़ायल होती जा रही हैं। खुदा के लिए इन्हें संभालो तुम। मेरा मतलब है कि पता नहीं तुम्हारा मज़हब क्या है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अपने आप को हवास में रखो। कुछ सोचते हैं और फ़ौरन ही कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं। रेड बून खामोश हो गई, और फिर उसके बाद दिन में उसने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। अलबत्ता मैं बोनीटो कबीले की उस बेटी को देख रहा था जो किसी भी तरह किसी वैश्य कबीले की लड़की मालूम नहीं होती थी। उसके बरअक्स रेड बून थी, और जिसने वाकई कमाल कर दिखाया था। क्या आला तरबियत दी थी उसे थेडोर ने। और वैसे मेरे जहन में और भी बहुत सी बातें सोच रहा था। क्या मिस्टर थेडोर ने असल रेड बून को जो कुछ बताया है वही सच है, या उसकी आड़ में जो कुछ करना चाहता है, क्या उसने जो एसार किया है वो एसार ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी बेटी को सैली बून की बेटी बनाकर सैली बून से खजाने के असूल के लिए आसानियाँ चाहता है। लेकिन ये बात जहन में पूरी तरह बैठी नहीं थी, और उसके पसे पर्दा ना जाने क्या तस्वर था। और भी तो बहुत कुछ हो सकता था, और ये भी हो सकता था कि असल सोलिता यानी रेड बून किसी के हाथों मारी जाती। जल ब्रादर ने उसके लिए क्या क्या कोशिशें ना कर ली थी। अकल यहीं आकर चकरा जाती थी, और उसके बाद दिमाग इस तरह दुखने लगता कि फिर मज़ीद कुछ सोचने को दिल ना चाहता। पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, और उसके बाद रेड बून ने मुझसे और कोई गुफ्तगू नहीं की थी। रात का खाना अलबत्ता उसने पेट भरकर खा लिया, और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई। अब वो किसी कदर पुरसकून नज़र आ रही थी, और कहीं उसकी सुकून की आड़ में कोई तूफ़ान तो करवटें नहीं बदल रहा। और फिर इस वक्त अंदाजे के मुताबिक रात का पहला पहर गुजर चुका था जब मैं अपनी जगह से उठा, और मैं ज़रा सा जायज़ा लेना चाहता था कि बाहर की क्या कैफियत है। अगर यहाँ से फ़रार की कोशिश की जाए तो इसमें किस हद तक कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। मैं अहाते के दरवाजे पर पहुँच गया, और फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। हल्की हल्की आवाज़ें पैदा हुई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, और मैं चंद लम्हात इंतज़ार करता रहा, और उसके बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोला। इस बार जब मैंने दरवाजे पर जोर लगाया तो फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया, और मैं झोंक में बाहर निकल आया। मेरा सर पथरीली चट्टान से टकराया था, और सर के तारे तारे नाच गए। एक लम्हे के लिए मैं चकरा कर गिरने ही वाला था कि कोई चीज़ हाथ में आ गई। एक पतला सा डंडा था जिसे संभाल कर मैंने अपने आप को गिरने से रोका। लेकिन न जाने क्या हुआ, और डंडे के साथ साथ ही कोई अंदर आया और धप से ज़मीन पर गिर पड़ा, और मैं उसे हैरत से आंखें फाड़ दी। जी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस डंडे को टटोल कर देखा जो अब मेरे हाथ में बेवजन था, और ऊपर सरे पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि नोकदार नेज़ा है, और मैंने घबरा कर नेज़े को पूरी कुव्वत से दरवाजे से बाहर उछाल दिया। और दूसरे लम्हे मुझे एक किरा सुनाई दी, और ये किरा भी मेरे लिए ताज्जुब खेज थी। मैंने चंद सेकंड अहमकों की तरह खड़ा रहा, और फिर अपने अकब से मुझे रेड बून की आवाज़ सुनाई दी, बाहर निकलो। मैंने उसकी गर्दन दबा दी है। क्या किसकी? जिसे तुमने अंदर खींचा था। मैंने,
और मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर नीचे बैठकर उसको टटोलने लगा जो अंदर आकर धप से गिरी थी और कोई इंसान ही था। और मेरे हलक से फिर आवाज़ निकल गई, अरे बाप रे। और अब मुझे सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर बाहर मौजूद किसी वैशी पहरेदार ने दरवाज़ा खोला था और उसी झोंक में मैं से अंदर चला गया। और फिर शायद मेरा सर उसके सर से टकराया था और मैंने गिरने से बचने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया था वो उस शख्स के हाथ में थमा हुआ नेज़ा था। नेज़े पर कुव्वत पड़ी तो वो शख्स नेज़े के ज़ोर के साथ साथ ही अंदर आ गिरा और पीछे रेड बून ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। इस तमाम कार्रवाई में मेरा अपना कोई कसूर नहीं था। जो कुछ हुआ था वो इत्तेफाक का नतीजा था। लेकिन बाहर जो आवाज़ सुनाई दी थी वो कैसी थी। इस दौरान रेड बून ने मुझे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिरते गिरते बचा। अब टकराने वाली चीज़ को देखा तो ये भी एक इंसानी बदन था। बाहर अंदर की निस्बत किस कदर रोशनी थी, जो शायद तारों की छाँव की वजह से थी या फिर दूर जलते हुए कुछ मशलें जिनकी हल्की हल्की रोशनी यहाँ तक पहुँच रही थी। और उस रोशनी में मैंने जो कुछ देखा उससे भी मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। ये दूसरा पहरेदार था और जिसकी हलक में एक नेज़ा तराजू था और दूसरा नेज़ा उसके हाथ में था। लेकिन ये नेज़ा जिससे वह हलाक हुआ था। और फिर मुझे उस नेज़े का ख्याल आया जिससे मैंने टटोल कर महसूस किया था और खौफज़दा होकर बाहर फेंक दिया था। ओहो, ये तो कमाल ही हो गया। खौफ के अंदाज में बाहर फेंका हुआ मेरा नेज़ा बाहर खड़े हुए पहरेदार की गर्दन में तराजू हो गया था। खुदा की पनाह मेरे हाथों 2 वैशी कत्ल हो गए और वो भी ना दानिस्ता तौर पर बल्कि सिर्फ इत्तफाकात के सहारे। अब क्या होगा? अब अगर बाहर निकला तो ज़िंदगी के लाले पड़ जाएंगे। रेड बून ने मेरा बाजू पकड़कर घसीटते हुए कहा, चलो अब यहाँ क्यों रुके हुए हो, और अगर दूसरे लोग आ गए तो हमें उन्हीं नेज़ों से छलनी कर डालेंगे। मेरे कानों में ये अल्फाज पड़े तो मेरे बदन में जैसे बिजलियाँ भर गईं और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं कितनी देर तक दौड़ता रहा। रेड बून मेरे साथ थी। गालबन दूसरे लोगों को हमारे इस तरह फरार की तवक्का नहीं थी, क्योंकि कई दिन से हम तय खाने में बड़ी शराफत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमने अपने आप को जंगल में महसूस किया। मेरी आंखें पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। ताहद्दे निगाह ऊंचे नीचे दरख्त फैले हुए थे। न जाने कब तक मैं और रेड बून दौड़ते रहे और हमारी इंतहाई कोशिशें यही थी कि इतनी दूर पहुंच जाएं कि वो लोग सूरत हाल मालूम होने के बाद हमारा ताक़ब न कर सकें। फिर जब सूरज की रोशनी फूटी तो हमने अपने आप को एक चट्टानी इलाके में पाया। मौसम खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन दौड़ने से मेरा बदन थक कर चूर चूर हो गया था। अब दौड़ने की रफ्तार भी वो नहीं रही थी जिस रफ्तार से हमने यहाँ तक का सफ़र किया था। पूरा बदन पसीना उगल रहा था और मैंने रेड बून की तरफ देखा। वो भी हाँफ रही थी और पसीने में तर थी, लेकिन उसके अंदाज में थकन मौजूद नहीं थी। आखिर जंगली लड़की थी, महज़ब दुनिया में रहने के बाद भी उतनी ही जंगली जितना उसे होना चाहिए था। हम चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगे। तब रेड बून बोली, हमें इससे ज़्यादा दूर नहीं निकलना चाहिए। अगर उन्हें हमारे फ़रार का इल्म हो गया तो हमें तलाश करेंगे, लेकिन उनके करीब पहुंचने से पहले बेहतर है कोई ऐसी जगह दरियाफ़त कर ली जाए जहां हम पोशीदा रह सकें। अगर हम उनसे बहुत दूर निकल गए तो फिर सूरत हाल मालूम करने में बहुत दिक्कत होगी। दिल तो चाहा कि सूरत हाल को गंदी गंदी गालियाँ सुनाई जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है कि सब कुछ बहुत मुश्किल था। हम इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते रहे। इलाका खूबसूरत था, चारों तरफ सब्ज़ादार फैले हुए थे और जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थीं। एक सब्ज़े से घिरी हुई चट्टान के नीचे एक सुराख नज़र आया और हम तेज़ी से उसके करीब पहुंच गए। चंद लम्हात के बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि यह सुराख की दूसरी जानब कोई कुशादा गार है। चुनाचा ये अंदाज़ा लगाए बगैर कि उस गार में कोई ख़तरा तो नहीं, हम दोनों उसमें दाखिल हो गए। गार अंदर से काफ़ी कुशादा था और हमें थोड़ा सा नीचे कूदना पड़ा, लेकिन यहाँ गहरी तारीकी फैली हुई थी। कोई ऐसा रखना नहीं था जिससे रोशनी अंदर आ सकती। चंद लम्हात हमें वहीं खड़े होकर तारीकी में आंखें फाड़ते रहे। ओह, उधर देखो, और शायद वो कोई सुरंग है, रेड बून ने कहा। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ दी और मुझे कुछ नज़र ना आया, लेकिन चंद लम्हात के बाद जब आंखें तारीकी की आदी हो गईं तो मैंने भी उस स्याह से डब्बे को देख लिया जो उसके आखिरी सिरे पर था। यकीनन वो एक सुरंगी थी और इतनी कुशादा थी कि हम लोग खड़े होकर बआसानी उसमें चल सकते थे, लेकिन ऊपर का हिस्सा हमसे सिर्फ 4-5 इंच ऊंचा था और अगर उसमें कोई पत्थर उभरा हुआ होता तो हमारे सरों के टुकड़े भी हो सकते थे। चुनाचा हमने दोनों हाथ ऊपर कर लिए ताकि छत को टटोलते हुए आगे बढ़ सकें। सुरंग काफ़ी लंबी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें घुटन नहीं थी और थोड़ी दूर चलने के बाद हम रुक गए। क्या ख्याल है, आगे बढ़ते रहें, रेड बून ने कहा और इत्मीनान से तहतल हसरा में जा पड़े। मैंने कहा,
तुम बिला वजह बुज़दिली का मुजाहरा करते हो, हालांकि तुम इतने बुज़दिल नहीं हो। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि तुम बुज़दिल नहीं हो और तुमने किस दलेरी से उन दोनों को कत्ल कर दिया? अरे खुदा से डरो, वो तो कमबख्त खुद ही कत्ल हो गए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। और मैंने दांत पीसते हुए कहा और रेड बून हंसने लगी। खुद कत्ल होने की भी खूब रही, क्या उन्होंने अपने हाथों से वो नेज़े अपने बदन में उतार लिए थे? आह, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ था। और फिर मैंने सारी सूरत हाल बता दी। तो बहुत दिलचस्प आदमी हो मंसूर, मगर मैं ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ कि तुम्हारी शख्सियत से लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सकती। आओ इस रिंग को आगे तक देखें, उसने कहा और उसी तरह छत टटोलती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने दिल ही दिल में उसे बेशुमार गालियाँ दे डाली थी। मेरा दिल ही जानता था कि मैं किस कदर दिलचस्प इंसान हूँ। उसका ख्याल था कि मैं जानबूझकर मैंने उन दोनों वैश्यों को कत्ल किया था। बहरहाल यही सही, कुछ न कुछ तो होना ही था। चुनाचे मैंने भी कदम आगे बढ़ा दिए। तंगो तारीख सुरंग शैतान की आंत की मानद लंबी थी। वैसे तारीकी और फूंक फूंक कर कदम रखने की वजह से हमारे सफ़र की रफ्तार भी सुस्त थी और मैं बहुत आहिस्तगी से कदम उठा रहा था। यही कैफियत रेड बून की थी। बाद जगह सुरंग कुछ नीची हो गई और जिसकी वजह से हमें झुक कर सफ़र करना पड़ रहा था और फिर उसका अख्ताम हो गया और यूँ महसूस हुआ जैसे हम किसी बहुत ही कुशादागार में पहुँच गए हों। बस ये एहसास ही था और दहाने से बाहर निकले तो खिला में हाथ मारे खिला महदूद थी। और ये एहसास इन अल्फाज से हुआ था जो रेड बून के मुँह से निकले थे। यूँ लगता है जैसे इस सुरंग का अख्ताम हो गया और उसके ये अल्फाज बुरी तरह गूंजने लगे थे और हम आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता हमें इस गार की कुशादगी का एहसास हुआ और उसकी बुलंदी बेपनाह थी और शायद वसत भी। हम चंद लम्हात अपनी जगह खड़े रहे और उसे भी टटोल कर देखें, हो सकता है उसका भी कोई बाहर जाने का रास्ता हो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है मंसूर? यह हमारी बेहतरीन पनाहगाह है और यहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, रेड बून ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन इस पनाहगाह में हम करेंगे क्या? कितनी देर हम जिंदा रह सकते हैं? सोचने के लिए वक्त चाहिए और फिर ये फैसला करना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है और हम दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो जाएं और हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो सोचने समझने की सलाहियतें भी बेदार होंगी। और मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ, क्यों? और मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। वो आहिस्ता से हंस पड़ी और फिर मेरा शाना थपथपाते हुए बोली, आओ आगे बढ़े। और फिर हम आगे बढ़ गए। पैरों के नीचे कोई गिरी सी चीज़ महसूस हो रही थी। यूँ लगता था जैसे गार के फर्श पर घास बिछी हो, लेकिन इस घास ने जो कारनामा दिखाया उससे भी लुत्फ़ ही आ गया। दफ़तनी वो घास हमारे बदन को लेकर सिमटने लगी और हम गिरते गिरते बचे। मैंने सहारे के लिए रेड बून को पकड़ लिया था, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों गिर पड़े। अलबत्ता गिरने से कोई चोट नहीं लगी थी क्योंकि वह घास अब ज़मीन से काफ़ी ऊंची हो गई थी। और फिर ये तो बाद में ही एहसास हुआ कि वो घास नहीं बल्कि रस्सियों का कोई जाल था जिस पर हम चल रहे थे। और अब ये जाल ऊपर उठना शुरू हो गया और हमने जिधर भी हाथ पांव मारे उधर ही लड़क गए और देर तक हम उसी तरह तारीकी में जाल में फंसे हुए लड़कियाँ खाते रहे। फिर सोचने समझने की कुव्वतें एक बार फिर ज़ायल हो गईं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या जाल क्या है, लेकिन हर बात थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाती थी। दफतन ही एक सिमत से रोशनी फूटी और ये मशल की रोशनी थी और फिर मशल एक दीवार में नस्ब हो गई। फिर दूसरी मशल जली, फिर तीसरी और फिर चौथी, और उसके बाद हमें हियोला सा नज़र आने लगा जो गार की दीवार में नस्ब शुदा मशलें रोशन करता फिर रहा था। हम हैरत से उस वैशी को देखने लगे जिसका बदन नंग दरंग था और भारी बदन और दरमियाने कद का मालिक। ये शख्स मकामी बाशिंदा ही मालूम होता था और उसके चेहरे पर नक्शो निगार कुंदा थे। सर पर परों की टोपी थी, बदन अच्छा खासा था और वह अपनी हरकत से चुस्तो चलाक नज़र आता था। फिर हमने छत की तरफ देखा। बहुत ऊंचाई पर उसकी जाल की डोरियां बंधी हुई थी और जाल भी काफ़ी वसी था। गार में उसके अलावा और कुछ नहीं था और थोड़ी देर के बाद गार पूरी तरह रोशन हो गया। मछलियाँ जिस चीज़ से जल रही थी वो तो ना तो बदबूदार थी और ना ही धुआं दे रही थी। पूरे गार में सिर्फ यही एक वैशी नज़र आ रहा था जिसका तलक बोनीटो से था। एक सिमत एक छोटा सा दहाना और नज़र आया। गालबन ये शख्स वहीं से निकला था। जब गार पूरी तरह जगमगाने लगा तो उसका काम ख़त्म हो गया और उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से हम दोनों को देखा और फिर थाई ज़ुबान में कुछ बोला और मेरी समझ में नहीं आया था। मेरा ख्याल था कि रेड बून इस ज़ुबान को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन रेड बून भी खामोशी से उसे देख रही थी। हम दोनों बड़े इत्मीनान से जाल में लटके हुए थे। रस्सियाँ इतनी मोटी थी कि उन्हें काटने या तोड़ने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। वैशी ने चंद लम्हात खड़े होकर हमें देखा और फिर एक सिमत बढ़ा और उसने गालबन वो रस्सी ढीली करनी शुरू कर दी जो जाल के मैग्नीशियम से ताल्लुक़ रखती थी। और हम इतने नीचे आ गए कि वैशी हमारे चेहरे पर देख सकता था और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और हमारे करीब पहुंच गया।
اس کے होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। रंग गहरा स्याह और आंखों में एक अजीब सी चमक पाई जाती थी। ना जाने मुझे क्यों यह एहसास हुआ कि वैशी के अंदाज में एक पुरअसरार सी कफ़ियत है। वह हमारे नज़दीक खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर दफ़तन उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार नजर आए और वह रेडबून को देख रहा था। उसके बाद वह दौड़ता हुआ एक तरफ गया और एक मशल अपनी जगह से निकाल कर ले आया ताकि और गौर से रेडबून का चेहरा देख सके। रेडबून ने आहिस्ता से कहा, यूँ लगता है जैसे अब कुछ होने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे तो शुरू से यही लग रहा था कि कुछ होने वाला है। वैशी रेडबून का चेहरा गौर से देखता रहा और फिर उसके होंठों से बड़बड़ाहट के अंदाज में निकला, मेरे खुदा। और इस बार हम दोनों की उछल बढ़ने की बारी थी, क्योंकि वैशी ने जुमले खालस अंग्रेज़ी में कहे थे, गोया वो अंग्रेज़ी बोल सकता था। सब कुछ हो सकता था और मेरा सर नीचे और पाँव ऊपर हो सकते थे, तो भला ये वैशी अंग्रेज़ी क्यों ना बोल सकता था। रेडबून भी मुतहय्यराना अंदाज में उसे देख रही थी और फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो? ओहो, और अब तो मैं लातीनी, फ्रांसीसी, जर्मनी भी बोल सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो जापानी ज़बान भी। और मेरे खुदाया, हैरत अंगेज़, बाकी हैरत अंगेज़। चंद लम्हात वो इसी तरह हम दोनों को घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम्हारे पास कोई आछी हथियार मौजूद है? मेरे पास है, तो बराह करम उसे निकाल कर जार से बाहर फेंक दो। मैं तुम्हारे साथ आवन करना चाहता हूँ। मेरे आछी हथियार मेरी ज़ुबान है। ऐसी आला पाए की गालियाँ सुनाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो जो भी आछी हथियार तुम्हारे पास मौजूद है उसे बाहर फेंक दो। बेवकूफ़ आदमी, हमारे पास अगर हाथ हथियार होता तो अब तक तुम्हारे बदन में लातादाद सुराख हो गए होते। अगर तुमने मुझसे बदअहदी की तो मैं भी उसके लिए मजबूर हो जाऊंगा। तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो। तो अब मैं तुम्हें जार से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, मैं लड़ाई भड़ाई का आदमी नहीं हूँ और तुमने अगर कोई ऐसी कोशिश की तो सख्त नुकसान में रहोगे। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। जो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है उसमें सिर्फ इत्तफाक नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात होने जा रही है। मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ, लेकिन बराह करम मुझसे तावन करना, उसने कहा और फिर वापस एक तरफ चल पड़ा। गालबन वो जाल को नीचे उतारने जा रहा था, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत वह रुका और उसके बाद उस सुराख में चला गया। चंद लम्हात के बाद वापस आया तो उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। पिस्तौल में हाथ में लेकर उसने जाल के उस रस्सी को नीचे किया, जिससे वो जाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा और उसके बाद हम दोनों जाल से बाहर निकल आए। वैशी ने आहिस्ता से कहा, तुम लोग मेरे साथ आओ और एक बात का यकीन रखो कि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने और रेडबून ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर हम उसके साथ उस दहाने की तरफ बढ़ गए जिधर से वो खुद निकल कर बाहर आया था। दहाने की दूसरी तरफ का मंजर अलबत्ता मुख्तलिफ था। यहाँ बहुत सी नफीस किस्म की चीज़ें रखी हुई थी, खाने पीने की अशिया। एक तरफ मकामी तौर पर लकड़ी से बनाई गई मेज़, स्टूल, कुर्सी और दूसरी तरफ ज़मीन पर बहुत सी घास बिछी हुई थी, जिसे नहायत उम्दगी से सेट किया गया था और एक नरम और आरामदाह बिस्तर बन गया था। गर्द उस वीराने में, उस जंगली इलाके में आसाइशों का जो बंदोबस्त किया जा सकता था, जदीद पैमाने पर वो कर लिया गया था। वैशी ने हमें एक तरफ बैठने की पेशकश की और फिर बोला, मैं तुम्हें उम्दा किस्म की काफ़ी पिला सकता हूँ और अच्छा खाना दे सकता हूँ। ये मेरी तरफ से दोस्ती का इजहार समझो, लेकिन जवाब में मैं तुम्हारी दोस्ती भी चाहता हूँ। काफ़ी, मैंने लजीज से अंदाज में होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, हाँ, ब्राज़ील की नहायत उम्दा काफ़ी। यार, बड़े मॉडर्न वैशी मालूम होते हो। बहरतौर अगर तुम ऐसा करो तो यूँ समझ लो कि हमारे तुम्हारे दरमियान तमाम इख्तलाफात ख़त्म। वैशी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। अब वह हमारी तरफ से किसी हद तक मुतमिन हो गया, लेकिन उसके बावजूद पिस्तौल उसने अपने पास से जुदा नहीं किया था, ताकि अगर हम खाने पीने के बाद भी किसी शरारत पर आमादा हों तो वह अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और उसके बाद उसने कैरोसिन स्टोव निकाला और उस पर काफ़ी का पानी चढ़ा दिया। उसके साथ ही वो कुछ खास किस्म के डब्बों से खाने पीने की अशिया निकाल रहा था और हमारी हैरत कारम इंतहाई हदों को छू रहा था। वाकई इस सिलसिले में अक्ल काम नहीं कर रही थी। बोनीटो का ये महज़ब वैशी क्या हसीयत रखता है। बिलाशुबा उसने बेहतरीन काफ़ी बनाई। काफ़ी के प्याले हमारे हाथों में देकर उसने एक प्लेट हमारे सामने रख दी, जिसमें आला किस्म के बिस्कुट रखे हुए थे और भी दूसरी चीज़ें थी जिनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल थे। रेडबून की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। हम काफ़ी पी रहे थे और उसकी दी हुई अशिया भी खा रहे थे, लेकिन वह हमारी समझ में नहीं आया था। तब भी दफ्तन रेडबून ने सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या इसका तल्लक बोनीटो से नहीं है? इसका तल्लक कहीं से भी हो, इस काफ़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं मंसूर,
ये मुझे बोनेटो का बाशिंदा मालूम नहीं होता। तुम इसकी इंग्लिश से कोई अंदाज़ा लगा सकते हो? मैं इसकी काफ़ी से बहुत से अंदाज़े लगा सकता हूँ, मैंने काफ़ी का कप खाली करते हुए कहा। क्या तुम और काफ़ी लेना पसंद करोगे? उसने सवाल किया। इससे ज़्यादा पसंदीदा बात और कोई नहीं हो सकती, मैंने कहा, और उसने मेरी काफ़ी का कप फिर से भर दिया। मैंने शुक्रिया के साथ ये दूसरा कप भी कबूल कर लिया था। अलबत्ता रेड बूल ने दोबारा काफ़ी नहीं ली। जब हम तमाम चीज़ों से फारग हो गए तो हमारे पास आ बैठा और बोला, दोस्तों, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम्हें भी ख़जाने का चक्कर ही यहाँ ले आया है। अगर मेरी बात करते हो तो मैं तो तकदीर का मारा हुआ हूँ और तकदीर के इसी चक्कर में गिरफ़्तार हूँ। और जहाँ तक मेरी दोस्त का ताल्लुक़ है, मैंने जानबूझकर रेड बूल का नाम नहीं लिया था, तो अगर इसके जहन में कोई ख़जाना हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे तावन करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत लेता हूँ। ज़िंदगी के लिए हर तरह की तावन किया जा सकता है, लेकिन दोस्त, क्या तुम अपने बारे में बताना पसंद नहीं करोगे? आखिर तुमने बोनेटो में रहकर ये उम्दा किस्म की अंग्रेज़ी और आला किस्म की काफ़ी कहाँ से हासिल की? उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोला, हर चंद के इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर एतबार खुद मेरी ज़ात के लिए ख़तरनाक है, लेकिन मैं ख़तरात की ज़्यादा परवाह नहीं करता। जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ उसमें हर लम्हा इतने ख़तरात पेश आते हैं, बिल आखिर ख़तरे का एहसास मेरे ज़हन से निकल गया है। मैं तुम्हें अपने बारे में बेशक बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इससे कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करो तो तुम्हारे ज़मीर पर मुनहसर है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर तरह से तावन करने को तैयार हूँ और तुम्हारी आमद से मुझे बेपनाह खुशी हुई है। हमें भी तुम्हारे मिल जाने से बेपनाह खुशी हुई है, लेकिन ज़्यादा खुशी उस वक़्त होगी जब तुम मुकम्मल तौर पर अपना तारफ़ कराओगे। मेरा नाम कार्नेलिस है और मैं बरतानवी बाशिंदा हूँ। हम दोनों उछल पड़े और फिर मैंने कहा, लेकिन भाई बरतानवी, ये तुम रोज़ स्याह कैसे हो गए? मेरे चेहरे पर मेकअप है, उसने जवाब दिया। वाकई कमाल का मेकअप है, लेकिन क्या तुम मकामी ज़ुबान भी जानते हो? अच्छी तरह। वो कौन सी मुसीबत में दरपेश थी जिसकी बिना पर तुम लंदन छोड़कर यहाँ आबाद हो गए? ख़जाना, सोने की चमक, हीरो की जगमगाहट इंसान से उसकी अक्ल छीन लेती है। बोनेटो का वही रवायती ख़जाना मुझे यहाँ ले आया जिसकी तलाश में तुम यहाँ पहुँचे हो। इनहराफ करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। सहराए आज़म के इन हौलनाक इलाकों का सफ़र करके यहाँ आने वाले किसी चक्कर में ही आ सकते हैं। तफरीहन कोई इतने ख़तरात मोल नहीं ले सकता। चलो ठीक है, ये एतराफ़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि हम ख़जाने ही के तलाश में आए हैं, लेकिन मिस्टर कार्नेलिस, आपको देखकर बड़ी हैरत हुई। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ा और क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। मेरे साथ 6 अफराद और भी थे और वो 6 के 6 हलाक हो गए और तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए ये रूह स्याही इख्तियार करनी पड़ी। हाँ, इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। मैं तकरीबन 4 साल से इन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मेरे खुदा, 4 साल! लेकिन तुम्हारे पास इस काफ़ी की मौजूदगी, क्या ये 4 साल पुरानी काफ़ी है? मैंने चुभता हुआ सवाल किया। वो मुस्कुराने लगा और फिर बोला, ज़हीन आदमी हो, लेकिन यह काफ़ी 4 साल पुरानी नहीं है। भूमियों के इस खजाने के सिलसिले में बहुत से गिरोह यहाँ आकर हलाकत का शिकार हो चुके हैं। काफ़ी के ये 4 बड़े पैकेट मैंने एक ही गिरोह से हासिल किए थे और यहाँ के बाशिंदे इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये ड्राई फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें भी उन्हीं का अतिया हैं। तो क्या यहाँ बैरूनी लोगों को कत्ल कर दिया जाता है? ये एक तवील कहानी है। अगर तुम मुझे इस बात का इत्मीनान दिला दो कि मेरे साथ मुकम्मल तावन करोगे तो मैं तुम्हें ये कहानी सुना सकता हूँ। प्यारे भाई, इससे पहले जिन गिरोहों से तुमने ये काफ़ी वगैरह हासिल की थी, उन्हें तुमने अपने साथ तावन के लिए आमादा नहीं किया? और मैंने दूसरा टेढ़ा सवाल किया। कर्नल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, मुझे इसका मौका ही ना मिल सका और ना ही कोई इन वैश्यों के चुंगल से निजात हासिल करके मुझ तक पहुँचा है, और तुम पहले 2 अफराद हो जिन्होंने ये जुर्रत और हिम्मत की है। मैंने मुस्कुराती निगाहों से रेड बूल को देखा। रेड बूल का चेहरा सुता हुआ था और मैं समझ गया कि वह इस वक्त किस एहसास का शिकार है। बाहर से आने वालों के लिए मौत का तज़किरा सुनकर उसके ज़हन में ये एहसास जागा है कि कहीं मिस्टर थेडोर और उसकी बेटी सोलिता को भी कत्ल तो नहीं कर दिया गया। बहरतौर मैं इस दास्तान को सुनने के लिए बेचैन था जो मिस्टर कार्नेलिस ने मुझे सुनाना चाहते थे। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, दोस्तों, मेरा तारफ़ हो चुका है तुमसे, क्या अब भी अपने बारे में बताना पसंद नहीं करोगे? क्यों नहीं मिस्टर कार्नेलिस, मेरा नाम मंसूर है। और ये मैंने महसूस किया कि रेड बूल के चेहरे पर बेचैनी किसी लहर फैल गई। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और ये
बहुत ही गहरी दोस्त सोलिता है। इन अल्फाज पर मैंने रेडबून के चेहरे पर चट्टान के आसार देखे थे, गोया वो नहीं चाहती थी कि उसे रेडबून के सिए से रोशनास कराया जाए। तुम्हारा तल्लक एशिया से है? कार्नेलस ने सवाल किया। बरतानवी बाशिंदे एशिया से क्यों ना वाकिफ़ होंगे? इसमें कोई शक नहीं, हमारे खदोखाल एशियाई हैं और ये लड़की गालबन अमेरिकन है। तुम्हारा ये सोचना भी बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे इसके चेहरे में एक अजीब बात पाई जाती है। खैर मैडम सोलिता, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप आराम करना चाहते हो तो मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। वैसे मेरा ख्याल है कि आप उन्हें गिरफ्तार होने वालों में से हैं जो अभी हाल ही में आखिरी बार बोनीटो पहुँचे हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मिस्टर कार्नेलस, क्या तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों से काम लेकर हमें ये बता सकते हो कि हमारे बाकिया साथी कहाँ गए? मेरी मुराद एक लड़की और एक मर्द से है। वो मायूस होकर हौंस केड़ कर बोला, अफसोस नहीं, मेरी मालूमात अब इतनी वसी भी नहीं। मैं अपने तौर पर उनके दरमियान जी रहा हूँ और उसके लिए मुझे क्या क्या जतन करने पड़ते हैं तो मैं सोच भी नहीं सकते। काश हमें उनके बारे में मालूम हो जाता। वैसे ये बात ताज्जुब खेज नहीं है कि बाहर से आने वालों को कत्ल कर देते हैं। उसके पसे पर्दा एक अलमिया कहानी है। इन वीरानों में भी अलमिया बिखरे हुए हैं। अलमिया कहाँ नहीं होते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सोलिता या रेडबून खामोश बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वैसे भी ये लड़की गार से मुस्कुराने की आदी नहीं थी और मैंने उस ज़िंदगी की दिलचस्पियों से दूर पाया था। हमारी फरमाइश पर मिस्टर कार्नेस ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो एक महम जो हैं अपने कुछ साथियों के साथ बोनीटो के खजाने की तलाश में थे और उनमें से 2 साल रास्ते की मुसीबतों का शिकार हो गए। बाकी सिर्फ 5 अफराद बोनीटो तक पहुंच पाए थे और मैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन चोरों को हलाक कर दिया गया। मगर मिस्टर कार्नेस उनके निकल भागने में कामयाब हो गए थे। मिस्टर कार्नेस ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे कैसी कैसी अज़ियतों और सऊबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन बोनीटो में रहकर आप उनके चुंगल से कैसे आज़ाद रहे। बस उसे मेरी खुशकिस्मती ही समझ लो कि मैंने उस कबीले के कुछ ऐसे राज दरियाफ़त कर लिए जो मकामी लोगों को भी मालूम नहीं थे। यानी ज़मीन के नीचे की दुनिया। इन पहाड़ों में लातादाद सुराख हैं और ये सुराख को बहुत वसी, कहीं बहुत लंबे और कहीं बहुत तंग हैं। और मैं उन सुराखों में कई दिन तक भूखा प्यासा छुपा रहा और उसके बाद मैंने कुछ फ़ैसले किए। मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के दरमियान वक्त गुजारूंगा। ज़ाहिर है कि तनहा तो सहराए आज़म के इस दूर दराज हिस्से में वापस भी मुमकिन नहीं। मैं इंतज़ार करूंगा आने वाले वक्त का। हो सकता कि वक्त खुद मुझे ज़िंदगी की पनाह दे। फिर क्या हुआ? मैंने सवाल किया। यहाँ रहने और उनके साथ शामिल हो जाने के लिए सबसे पहले उनकी ज़ुबान सीखना ज़रूरी था। चुनाचा मैंने इंतहाई कोशिश करके उनकी ज़ुबान सीखी, लेकिन किस तरह? मैंने अपने आप को उनके रूप में ढाल लिया और उसके लिए मुझे जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी बेशुमार चीज़ें मिल गईं जिन्हें महलूल की शक्ल में तैयार करके मैं अपने चेहरे का रंग तब्दील कर सकता था और मैंने अपने खदो खाल भी मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील करके उनका सा हुलिया बना लिया। ये रंगीन नक्शो निगार जो तुम देख रहे हो, ये इस सिलसिले में मेरे मुआवन रहे और उसके बाद उनके दरमियान बैठ कर मैंने बड़ी मेहनत से उनकी ज़ुबान सीख ली। कितना अरसा लगा उनकी ज़ुबान सीखने में? तकरीबन 3 माह। और इस दौरान आप क्या करते रहे मिस्टर कार्नेस? बस हर लम्हा मौत के खौफ का शिकार रहा, लेकिन जब मैंने उनकी ज़ुबान से वाकफियत हासिल कर ली तो मुझे कोई दिक्कत ना रही और मैंने अपनी हरकत और सकना से अपने आप को मकामी नुमाइंदा साबित कर दिया। लेकिन उनके दरमियान रह नहीं सकता था और उसके लिए मैंने सुराखों को आबाद किया और जो वसाइल मुझे मैसर आ सकते थे उन्हें इस्तेमाल करता रहा। और वाकई बड़ी सख्त जद्दोजहद की आपने। ज़िंदगी के लिए इंसान न जाने कैसी कैसी सख्त जद्दोजहद करता है, मिस्टर कार्नेस ने जवाब दिया। खैर फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उसके बाद यहाँ के बारे में मुझे मुकम्मल सूरत हाल मालूम होने लगी। ख़जाने का मुझे आज तक नहीं हो सका, लेकिन बोनीटो के अंदर की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर वाकफियत हासिल कर चुका हूँ। लेकिन बोनीटो में तो किसी औरत की हुक्मरानी थी। सोलिता बोल पड़ी। तुम्हारी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है डियर सोलिता, और मैं तुम्हें एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात बताऊँगा कि तुम उस पर यकीन नहीं कर सकोगी। हैरत अंगेज़ बातों को तरतीबवार बताते जाइए, हमें लुत्फ़ आ रहा है, मैंने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा और मिस्टर कार्नेलस मुस्कुराने लगे। यहाँ के हुक्मरान एक औरत ही है, सैली बोन उसका नाम है और वो बूढ़ी है। बोनीटो में बैरूनी दुनिया के लोगों से सिर्फ सैली बोन की वजह से नफरत की जाती है। दरअसल बहुत पहले कभी किसी ज़माने में सैली बोन को एक बैरूनी दुनिया के नौजवान से इश्क हो गई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बैरूनी दुनिया का वो नौजवान सैली बोन से मुखलस था और उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई और सैली बोन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी।
लेकिन उसके महबूब ने उसे बेवफाई की और अपने चंद दोस्तों के साथ फरार के मंसूबे बनाता रहा और बिल आखिर एक दिन वो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया। उसके दोस्त उसकी बेटी को लेकर निकल गए, लेकिन वो शख्स गिरफ्तार हो गया और उसके बाद बोनीटो के कानून के मुताबिक उसे मौत की सज़ा दी गई। सोलिता के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कर्ब के आसार भर आए थे, लेकिन उस मिस्टर कार्नेलिस उसकी तरह मुतवज्जा नहीं थे। फिर क्या हुआ, मैंने सवाल किया। अपने महबूब की बेवफाई से सैली बोन नीम पागल सी हो गई और उसके बाद उसी के आलम में उसने बोनीटो का ये कानून बना दिया कि बाहर की दुनिया से कोई भी शख्स आए उसे मार दिया जाए, और वह अपने इस कबीले में किसी और लड़की के साथ ऐसी बेवफाई नहीं चाहती थी। वो कानून आज तक राइज है। लेकिन सैली बोन कहाँ है? क्या वह जिंदा है? सरिता ने पूछा। हाँ, अभी तक सैली बोन ही की हुकूमत है, लेकिन इन दिनों कुछ और पुरअसरार वाक़यात पेश आ रहे हैं। वो क्या? सैली बोन यहाँ से कुछ फासले पर अपनी अकामत इख्तियार कर चुकी है और अब वह बूढ़ी हो गई है और उसकी कोई औलाद नहीं। चुनांचे उसकी मौत के बाद कोई नया शख्स कबीले बोनीटो का सरदार बनेगा, जबकि सैली बोन ने यह दावा किया है कि उसकी बेटी रेड बोन ज़रूर वापस आएगी और इसी कबीले पर हुकूमत करेगी। उस दावे की बुनियाद एक बूढ़ी जादूगरनी है जो बहुत लंबी उम्र की मालिक है। उसने ये दावा किया था कि सैली बोन की बेटी रेड बोन वापस आएगी और बोनीटो पर उसी की हुकूमत होगी। वो किसी भी उम्र में यहाँ वापस आ जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर वह सैली बोन की ज़िंदगी में वापस ना आ सकी तो फिर हुकूमत उसके पास नहीं रहेगी और सरदारी किसी और को मुंतकिल कर दी जाएगी। बूढ़ी जादूगर ने यह भी कहा है कि वह सैली बोन ही की ज़िंदगी में वापस आएगी। सैली बोन उसका इंतज़ार कर रही है। अगर कभी यहाँ कोई बैरूनी कबीला आ जाता है तो उसकी किसी औरत को कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है। कबीले से मेरी मुराद वो महम जो है जो बोनीटो के ख़जाने की तलाश में इधर आते रहते हैं। सैली बोन अपनी बेटी रेड बोन की मुंतज़िर है और उसकी आस में जी रही है। ये है वो अजीबो गरीब कहानी। मैं समझता हूँ डियर मंसूर कि अगर सैली बोन के हवाले से कोई उसकी बेटी कर दे तो सैली बोन अपने हाथों से बोनीटो का ख़जाना उस शख्स को दे देगी, क्योंकि ख़जाना यहाँ के लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। खूब, बहुत खूब, मैंने गहरी निगाहों से मिस्टर कार्नेलिस को देखते हुए कहा। और जो हैरत अंगेज़ बात अब मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर मंसूर, उसे सुनकर आप शिद्दत हैरत से उछल पड़ेंगे। बताइए। मैं उछलना चाहता हूँ। मिस्टर कार्नेलिस सोलिता की तरफ मतवज्जा होते हुए बोले, और आपकी यह साथी लड़की सोलिता सैली बोन की हूबहू हम शक्ल है। सैली बोन यकीनी तौर पर आलम जमानी में ऐसी ही रही होगी। ये हैरत अंगेज़ शक्ल देखकर मेरे दिलो दिमाग पर क्या बीती, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने हैरतज़दा निगाहों से सोलिता यानी रेड बोन को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर मिस्टर कार्नेलिस को देखने लगा। मैंने अपनी हिफाजत के लिए यहाँ बंदोबस्त कर रखा है। कई बार इस जाल में ऐसे लोग फंस चुके हैं जिन्होंने ये सुराग तलाश कर लिए थे, लेकिन मेरे लिए उनकी हलाकत ज़रूरी होती है ताकि मेरा राज उन गारों से बाहर ना चला जाए। ओह, गोया आपने ये जाल इसलिए लगाया हुआ था। हाँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और मेरे दिल में आज भी यह ख्वाहिश जाग रही है कि बोनीटो का खजाना मुझे मिल जाए, चाहे वो कितनी मिकदार में मिले, लेकिन मिलना चाहिए, और उसके बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँगा। चुनांचे इसलिए अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और मैं अब तक 8 कत्ल कर चुका हूँ। सुबहान अल्लाह, अच्छी खासी महारत मालूम होती है। नहीं मेरे दोस्त, ये सब कुछ मुझे बेहालत मजबूरी करना पड़ा, लेकिन मैं उन शर पसंदों में से नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपनी इक़्तिदार को चाटते रहते हैं। तो आप कुछ और कह रहे थे। हाँ, मैंने जाल में तुम्हें फंसा हुआ देखा और यकीनी तौर पर मैं अपना ये राज बात जाने ना देता, और अगर तुम्हारे साथ ये लड़की ना होती। क्या मतलब? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये लड़की सैली बोन की हम शक्ल है और उसी को देखकर एक जहन में एक मंसूबा जागा है। मंसूबा क्या है? मैंने सवाल किया। क्या हम इसे रेड बोन की सूरत में सैली बोन के सामने पेश नहीं कर सकते? मैंने आंखें बंद कर लीं। क्या अजीबो गरीब बात थी। और रेड बोन की सूरत में धोखाधड़ी के तौर पर सैली बोन के सामने पेश किए जाने का मंसूबा बना। बहरतौर ये काफ़ी दिलचस्प बात थी, लेकिन एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला कर लिया कि कार्नेलिस को हकीकत से आगाह करना गलत होगा। वहाँ अगर वो अपने तौर पर जो कुछ करना चाह रहे हैं वही करें तो इस सिलसिले में उनसे तावन किया जा सकता है। ताहम मैंने कहा, लेकिन मिस्टर कार्नेलिस, क्या सैली बोन मेरी दोस्त सोलिता को रेड बोन की हैसियत से कबूल कर लेगी? अगर मिस सोलिता इस सिलसिले में हमसे तावन करे तो यकीनन ऐसा हो सकता है। उसकी राजदारी मुझ पर छोड़ दी जाए। क्या आप हमें सोचने का मौका देंगे? तुम लोग अपने आप को यहाँ बिल्कुल महफूज तस्वर करो। मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ न तुम्हें तलाश नहीं करने वाला कोई नहीं पहुँच सकता, और मैं तुम्हें सोचने के लिए तुम्हारे ज़रूरत के मुताबिक वक़्त दे सकता हूँ।
अगर आप एक काम और कर सके मिस्टर कार्नेलस तो मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार होऊंगा, रेडबून ने कहा। हाँ कहो, और तुम मेरे लिए इंतहाई कीमती हैसियत रखती हो। हमारे साथ 2 अफराद और थे, एक लड़की और एक बुजुर्ग। बराह करम सिर्फ ये बात मालूम करके हमें बताओ कि उन दोनों का क्या हुआ, वो कहाँ हैं। हर चंद के ये एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे अंजाम देने की कोशिश करूँगा। आओ, और अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊं जहां तुम आराम से वक्त गुजार सकते हो। खाने पीने की बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरे पास ऐसी अशिया का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जो तुम तो दोनों को पसंद आएंगी, मिस्टर कार्नेलस ने कहा। और उसके बाद वह हमें वहां से उठाकर उस गार के से मुल्हिक एक और छोटे से गार में ले गए, जहाँ उन्होंने गालबन अपनी आसाइशों का बंदोबस्त कर रखा था। यहाँ की ज़मीन पर बेहतरीन घास का बिस्तर बिछा हुआ था और उसके साथ ही पानी का भी इंतज़ाम था। मिस्टर कार्नेलस हमें यहाँ छोड़कर बाहर चले गए और मैं गहरी निगाहों से सोलिता की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। काफ़ी देर तक वो खामोश रही और मैं भी उसे सोचने का मौका देना चाहता था। वैसे ही अचानक जो तब्दीली रुनुमा हुई थी वो बड़ी दिलचस्प बात थी, और ना जाने क्यों मुझे इन मामलात में दिलचस्पी महसूस होने लगी। मिस्टर कार्नेलस के बयान से बहुत से अजीबोगरीब इंकशाफ आवत हुए थे, और इस तरह मिस्टर थेडोर की कहानी की भी तस्दीक हो गई। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि सोलिता यानी रेडबून के तासरात क्या हैं, लेकिन इस बात पर मुझे खुशी थी कि मैंने उसकी ज़ात के इंकशाफ में जल्दबाजी से काम नहीं लिया था। काफ़ी देर गुजर गई और उसके बाद रेडबून ने सरसराते हुए लहजे में कहा, मंसूर, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, इस सिलसिले में आपका मशवरा चाहती हूँ। आकाश थियोडोर हमारे साथ होते और इस वक्त ये इंकशाफात होते तो मुझे किस कदर खुशी होती, लेकिन मैं उनके लिए बेहद परेशान और अफसरदा हूँ। मैं जानता हूँ रेडबून, मिस्टर थेडोर ने तुम्हारे सिलसिले में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी हैं। हो सकता है हमें कार्नेलस के ज़रिए मिस्टर थेडोर के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं, लेकिन अब इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, वैसे तुमने नहायत जहानत से काम लिया कि मेरा अंदाज़ सोलिता बताया और उसे मेरी हकीकत नहीं बताई। वैसे ये जानकर मुझे इंतहाई रंज हुआ कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। वैसे मिस्टर थेडोर उसे बहुत चाहते थे और उनके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रही कि वह दोस्त की अमानत उसे वापस कर दें। ये भी हकीकत है कि उन्हें इस खजाने से भी दिलचस्पी थी जिससे वो बेहालत मजबूरी छोड़ चुके थे, लेकिन काश कि मैं इस सिलसिले में उनकी कोई मदद कर सकती। अलबत्ता मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ ये शख्स कह रहा है उस पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो अमल किया जाए। हो सकता है कि मेरी असल हैसियत मुझे मिल जाने के बाद मिस्टर थेडोर और उनकी बेटी की कुछ मदद कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उसके हर पहलू पर गौर करना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि मिस्टर कार्नेलस तुम्हें रेडबून साबित करने के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं, और हम उनके प्रोग्रामों पर गौर करेंगे। यकीनन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ तुम किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ। और मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, क्या तुम्हें मिस्टर कार्नेलस की बात याद नहीं कि बैरून दुनिया से आने वाले मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है? अरे बाप रे बाप, मेरे हलक से कराहती हुई सी आवाज़ निकली, और वाकई मैं भी मर्द ही हूँ। और मैंने सर्द निगाहों से रेडबून को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा भी लाहक हो गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस कदर जल्द मिस्टर कार्नेलस के प्रोग्राम को अमली जामा पहना दिया जाए बेहतर है। और मैं उस लिए खामोश हो गई कि तुमसे इस बारे में और मशवरा कर लूँ कि शायद मैं इसी वक्त इस बात का फ़ैसला कर लेती कि मिस्टर कार्नेलस के प्रोग्राम के मुताबिक रेडबून बनने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मिस्टर कार्नेलस से दूसरी मुलाकात पर मुकम्मल तावन का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। रेडबून खामोश हो गई और उसके बाद वो मुसलसल दोनों हाथों से सर थामे बैठी रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया। बहरतौर यहाँ हमें तकदीर ही लाई थी, वरना बाहर अगर होते तो न जाने क्या होता। और ये भी तक पता नहीं चल सका था कि मिस्टर थेडोर वहाँ से खुद फरार हुए या अपनी को लेकर, या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आया। हम बेचैनी से मिस्टर कार्नेलस की वापसी का इंतज़ार करने लगे, और फिर भूख लगने लगी और मैंने बेतकल्लुफ़ी से बाहर आकर वो तमाम चीज़ें जो हमें खाने के लिए दी थी उसके बाद काफ़ी तैयार करने लगा। काफ़ी की सूंधी सूंधी खुशबू फ़िज़ा में बुलंद हो रही थी और मिस्टर कार्नेलस के कदमों की चाप सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो हम भौंचके से हो गए, लेकिन मिस्टर कार्नेलस को देखकर सुकून हुआ। मिस्टर कार्नेलस के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया कि खुद ही अपने लिए इंतजामात शुरू कर दिए। मेरी वजह से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है कि ये जहाँ जो कुछ भी मौजूद है उसे इस्तेमाल करो। शुक्रिया मिस्टर कार्नेलस। हाँ, अब आप ये बताइए कि उन दोनों के बारे में कुछ पता चल सका? वो दोनों वहाँ से फ़रार हो गए हैं, ये बात मैंने मालूम कर ली।
तो क्या वो गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, मिस्टर कार्नेलस ने जवाब दिया और फिर बोले, वैशी उन्हें तलाश कर रहे हैं। मेरे खुदा, काश वो उनके हाथ ना आए। और रेड बून आहिस्ता से बोली। मिस्टर कार्नेलस देर तक हमसे गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने हमें हर तरह से तावन का यकीन दिलाया और बोले, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसकी तकमील तुम्हारे लिए बहुत ही सूदमंद होगी। तुम इत्मीनान रखो। और मैंने गर्दन हिला दी। मिस्टर कार्नेलस भी हमारे साथ खाने पीने में शरीक हो गए और काफ़ी के छोटे छोटे घूंट लेते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। बहरहाल लवाज़मात से फारग होने के बाद वो हमारे साथ उस छोटी सी रिहाइश गाह में आ गए और ये मालूम होने के बाद कि तुम लोग मेरी इस तजवीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं बुलंदो बांग दावे तो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ये तजवीज़ मुकम्मल तौर से कामयाब हो गई तो हम बेहतरीन ख़जाना यहाँ से लेकर जाएंगे। बून अपनी बेटी के लिए बहुत ही मुस्तरब है। बूढ़ी जादूगरनी शाबूला के नाम से जानी जाती है और शाबूला ने यह पेशगोई की थी कि जब सैली बून बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाएगी तो बनीटो की सरबराही के लिए उसकी बेटी डेड बून खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगी। बूढ़ी ने अपने इस दावे के लिए अपने आप का वक़्फ़ कर दिया है और एक खानकाह में है। उसने अपने ऊपर तमाम आसाइशें हराम कर ली और उसी तरह इबादत करती है और इसका ख्याल है कि उसकी ये इबादत रंग लाएगी और देवता किसी न किसी तरह रेड बून को खानकाह में भेज देंगे। तब वो रेड बून को सीली बून के सामने पेश करेगी और उसे इस दावे का इब्तिदा में बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसे सैली बून की हमायत हासिल है। सैली बून उसका हर तरह से ख्याल रखती है। चुनाचा यूँ होगा डियर सोलिता और मैं तुमसे दोस्त मंसूर वहाँ चलेंगे। हम चालाकी से तुम्हें उस खानकाह में पहुँचा देंगे। उसके बाद तुम्हें अदाकारी करना होगी और तुम अपने आप को रेड बून धार करोगी और बूढ़ी को यकीन दिलाओगी कि तुम वापस आ गई हो। उसके बाद ज़ाहिर है बूढ़ी तुम्हें सैली बून के सामने पेश करेगी और तुम्हें इस तरह का इजहार करना है और तुम जानती हो कि तुम्हारी बेहतरीन अदाकारी ही हमारी ज़िंदगियों की ज़मानत बन सकती है। इस दौरान हमें खानकाह से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे और जब तुम सैली बून पर अपना एतमाद कायम कर लो तो फिर हमें तलब करके हमारी सिफारिश करना और इस तरह ख़जाना हमें हासिल हो जाएगा और फिर वो रास्ते मैं जानता हूँ जहाँ से हम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। मैं इसका तमाम बंदोबस्त कर लूँगा और ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो।